प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज बुधवार है और आज के कार्यक्रम में अमित कुमार अग्रवाल जी के कुंडली के साथ उपस्थित हुआ हूं। भक्ति तो प्रहलाद ने भी करी थी और भक्ति ध्रुव ने भी करी थी, पर प्रहलाद का नाम 12 भागवतों में आता है, पर ध्रुव का नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि ध्रुव की चाहत थी क्या पाने की? राज सिंहासन। पर प्रहलाद को तो वो भी नहीं था ना, और वो परम पद को प्राप्त भी हो गए थे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अमित कुमार अग्रवाल जी की कुंडली के सबसे पहले पंचांग पे आपका ध्यान आकृष्ट कराता हूं। बन के रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, अंतिम तक देखेंगे तो इस कार्यक्रम को आप लोग देख करके लिखने का काम ना करिए। कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बात कही कि कोई कौर हैं, परमजीत कौर या ऐसे कवलजीत कौर, तो उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बात कही कि मैं लिखने का काम करता हूं। मैंने कहा लिखिए मत, लिखने से आपका ध्यान भटक जाएगा। आप सिर्फ देखिए कि भाव से भाव का संबंध, भाव से ग्रह का संबंध, भाव से राशि का संबंध, राशि से ग्रह का संबंध कैसे देखी जाती है कुंडलियां, ये आज तक लोगों को बहुत कम बार में पता है। तो इस कार्यक्रम को देख करके आप निश्चित रूप से यह बात समझ पाएंगे कि कुंडलियों का और भावों का, ग्रहों का और राशियों का संबंध कैसे बनाया जाता है। शुरू करते हैं इसका कार्यक्रम। विक्रम संवत 2032, शक संवत 1898 दक्षिणायन में जातक का जन्म हुआ है और जन्म का समय सुबह 8:30 बजे है, 8:33। इस आधार पर कि व्यक्ति के ऊपर से सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि दक्षिणायन में जहां व्यक्ति के जन्म होने के कारण व्यक्ति के ऊपर से आशीर्वाद की कमी रही सूर्य की। सूर्य कौन है? परमपिता परमेश्वर का प्रतिनिधि। वो स्वयं साक्षात रोशनी के रूप में हमारे सामने विद्यमान होता है। जो जब धरा पर आता है तो उसके सामने स्वयं तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश भी अंजलि भर करके उसको जल अर्पित करते हैं, सूर्य का स्वागत करते हैं। स्वयं भगवान शिव उनका स्वागत करते हैं। तो ये स्थिति है भगवान सूर्य की। तो इस आधार पर व्यक्ति दक्षिणायन में जन्मा, मतलब रोशनी कम है। तो कम होने के कारण व्यक्ति के पास जीवन में समस्याएं आएंगी और जीवन में उधेड़-बुन लगा रहेगा, कंफ्यूजन वाले स्टेट में व्यक्ति रहेगा। आगे बढ़ने पर पता चलता है व्यक्ति का जन्म वर्षा ऋतु का जन्मा है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण प्रभाव ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति के दिमाग में लगातार बातें उत्पन्न होती हैं। वो एक बात खत्म नहीं हुई कि दूसरी फिर से आरंभ। इसी उधेड़-बुन में व्यक्ति लगा रहता है। उसके पास समस्याओं का अंबार कभी होता है तो कभी उसके जैसा सुखी और खुश कुछ हो ही नहीं सकता और ना कोई हो सकता है। यहाँ पे ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, कटुवचन भाषी होगा, कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने वाला होगा। ये बाद में भी बताऊंगा कि कैसे वो बात सिद्ध हो रही है। उसके बाद जन्म कुंडली के पंचांग को देखने पे पता चलता है कि कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के होने के कारण चंद्रमा जहां शुभग्रह होंगे, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास आय का साधन अगर एक जैसा हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। और कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि दिन सोमवार के जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति शुद्ध मानसिकता का है, श्रेष्ठ मानसिकता का है, अपने से बड़े जनों का, गुरुजनों का, अपने माता पिता का आदर करते रहना चाहिए। हालांकि इनकी स्थिति उस मामले में कैसी है ये भी बताऊंगा। आगे बढ़ने पे पता चलता है अश्विनी नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है। व्यक्ति शुद्ध है और चैतन्य है। छोटी छोटी बातों पे बहुत गौर करता है व्यक्ति और अपने मन की बात को किसी को बताना नहीं चाहता है। जब तक कार्य सफल ना हो जाए तब तक किसी से कोई बातचीत नहीं। पर अगर काम कर दे तो अच्छी बात है, पर करे तब तो करता ही नहीं है, आलस्य से युक्त हो जाता है। अश्विनी नक्षत्र वाले केतु से और भ्रामक स्थितियों में होते हैं। केतु से प्रभावित होने के कारण अपने मन स्थिति को कभी किसी के सामने जाहिर ना करना इनकी सबसे बड़ी मजबूती बन सकती है। और अश्विनी नक्षत्र में जन्मे होने का एक सीधा साधा प्रभाव है व्यक्ति राज्य से युक्त, राजा से युक्त, श्रेष्ठ लोगों से पहचान बनाने वाला और फुर्तीला होता है। काम करने में अव्वल है। अपने कामों में भले विलंब कर दे पर किसी दूसरे के काम को करने में कभी हिचकिचाहट नहीं होती है।
निर्णय लेने में कभी कभी कंफ्यूजन भी होगी, ऐसी स्थितियां बनती हैं। गंड योग में जन्मा है व्यक्ति तो परेशानियां संभव है। उसके बाद वाणिज्यकरण, अगर अपना भी कोई व्यवसाय करना चाहे तो कर ही सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद क्षत्रिय वर्ण और देवगण, क्रोध ज्यादा है क्या? देवगण होने के कारण मन स्थिति तो चंचल नहीं है। देवगण होने के कारण व्यक्ति को शुद्ध होने का इशारा मिल रहा है। देवगण होने के कारण व्यक्ति किसी से झगड़ा फसाद, लड़ाई झगड़ा और बुरे कर्मों को करने वाला नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण व्यक्ति अपना प्रभाव दूसरों पे आजमाना चाहता है, बलिष्ठ होता है, भुजाएं अच्छी होती हैं, थुलथुला भी होगा, भुजाएं अच्छी होती हैं। ये इनके जन्म का अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में। इस वजह से ये स्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति धार्मिक है, ढूंढने वाला है। प्रक्रम जो होता है वो जीवन का ढूंढने वाला होता है, मतलब वो किसी भी चीज को तह तक जाकर के उसको बाहर निकालना चाहता है। गुप्त विद्याओं का जानकार, शायद यही वजह है कि इनकी कुंडली में भी ज्योतिष के प्रति जो रुचि है वो आसानी से देखी जा सकती है। व्यक्ति शुद्ध और चैतन्य है, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव को रखने वाला होगा, धार्मिक मनोवृत्ति का इंसान होगा, अपने से श्रेष्ठतम लोगों से पहचान बनाने में इसे आसानी होती है। आइए अब इनकी कुंडली में कुंडली के विश्लेषण पे सीधे लेके आता हूं। यह है कन्या का लग्न, मतलब लग्न के अधिपति द्विस्वाभाविक हैं, तो व्यक्ति न तो चंचल है और न स्थिर है, पर है बड़ा तीव्र। कन्या लग्न का है तो बदलना चाहता है और बदल भी जाता है। सामने वालों के हिसाब से उसकी रणनीति लास्ट मोमेंट पे जाकर के तय होती है, पहले से कुछ भी तय और फिक्स नहीं है। उत्तर देना बेहतरीन जानता है और वाणी का कठोर होगा और पत्नी का प्रिय होता है। पत्नी की जो स्थिति होती है वो कई बार माता से कम भी बनते देखी जाती है। व्यक्ति पत्नी के हिसाब से ही चलने वाला हो सकता है। इनकी कुंडली में 5 ऐसी प्रमुख बातों को बताऊंगा, तो उसको देखने के लिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाव से आज बता दूं, एक एक भाव को समझेंगे तो आसानी होगी। सबसे पहले लग्न को देखते हैं। लग्न में बुध की राशि का बनना, एक शुभ ग्रह की राशि बनी और ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ वो बुध की ऐसी राशि बनी जो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है और बुध वहां पे उच्च के भी होते हैं, मतलब ये एक उच्च राशि का निर्माण अगर लग्न में हो जाए तो ये अच्छी बात है। देखिए एक बात बताता हूं, सामान्यतः किसी भी भाव में ये देख लेना चाहिए कि वो भाव बन कैसा रहा है, उस भाव में शुभ अंक बने हैं या अशुभ अंक बने हैं, शुभ ग्रह की राशि बनी है या पाप ग्रह की राशि बनी है, वो मूल त्रिकोण राशि है कि वो उच्च की राशि है। तो ये उच्च की भी राशि है और मूल त्रिकोण भी है, क्योंकि बुध की ये मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि और बुध कन्या राशि में उच्च के भी होते हैं। तो ये लग्न को मजबूती दिखाने में मतलब व्यक्ति का जो एस्टैब्लिशमेंट होगा वो बेहतर होता है। 35वें से 36वें साल के बाद व्यक्ति और ज्यादा बेहतर तरीके से फ्लरिश करता है, आगे बढ़ता है। तो ये है 76 के, यानी कि अवस्था तो इनकी बहुत हो गई होगी, जोड़ घटाव करके देख लीजिएगा। मंगल लग्न में और लग्न पे गुरु का प्रभाव, व्यक्ति को मैंने शुरू में बात कही है धार्मिक होगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि का है, दक्षिणायन का है तो सूर्य थोड़ा कमजोर है, इस वजह से आत्मविश्वास कभी कभी जवाब देगा और उधेड़ बुन में लगा रहता है। प्रायः दिमाग में सवाल भी पैदा होगा क्योंकि मंगल है। और जो 6 नंबर की राशि बन रही है वो मूलतया यहां की राशि है। व्यक्ति पराक्रम करेगा, मेहनत करेगा, हर बार हारेगा और हर बार जीतेगा, छोड़ेगा नहीं किसी भी चीज को, जबरदस्ती पकड़ना चाहता है। क्योंकि लग्न में मंगल है तो व्यक्ति को प्रतिक्रियावादी बनाएंगे, लग्न पे गुरु का प्रभाव है तो व्यक्ति क्रोधी भी होगा। आवश्यक रूप से व्यक्ति किसी से भी दबना नहीं चाहता है और किसी भी सवाल का उत्तर देना ही चाहता है। लग्न में हस्त नक्षत्र का बनना, चंद्रमा व्यक्ति को शीतल बनाने का प्रयास करेगा, पर वो बनेगा कितना, क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि तत्व के राशि में बैठे हैं और मंगल मित्र के नक्षत्र में, जिसका अधिपति देखिए कर्क राशि में बैठा है, ये ठीक नहीं होता है। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह और कर्क राशि जल तत्व की राशि, ऊपर से चंद्रमा के नक्षत्र में जो बैठे हैं वो लग्न चंद्रमा के नक्षत्र का, यहां से शीतलता तो मिल रही है, व्यक्ति के मन स्थिति को चंचल करने से वो रोक रहा है लग्न, और ये इशारा कर रहा है कि नहीं, किसी भी चीज को स्टडी करो, स्टडी स्टडी स्टडी। आपने वो लगान फिल्म देखी होगी ना, उसमें जब वो
उतावलापन उसके ऊपर हावी होता है, तो वो जो अंग्रेज वाली जो होती है वो नायिका, वो क्या कहती हैं, स्टडी भुवन स्टडी, धीरे धीरे स्थितियों को समझो। बस यही बात है, समझ लीजिए कि कुंडली क्या कहती है, फिर किसी ज्योतिषी की आवश्यकता ही नहीं है। चंद्रमा है ना, हस्त नक्षत्र बेहतरीन होता है, व्यक्ति यात्रा प्रिय होगा, यात्राएं इसकी अच्छी होती हैं और यात्रा से लाभ भी लेता है। जब कभी भी बाहर निकलना हो, जब कभी भी कोई दान करना हो, तो या तो अश्विनी नक्षत्र में कर दीजिए या फिर हस्त नक्षत्र में चले जाइए। किसी के ऊपर अपना प्रभाव दिखाना हो तो अश्विनी नक्षत्र का इंतजार कर लीजिए, हस्त नक्षत्र का इंतजार कर लीजिए। पंडित जी को दान देना हो तो इस नक्षत्र का इंतजार कर लीजिए, आपके धन की सदगति में ये बदलने वाले हो जाएंगे। और चोर प्रकृति के हैं श्रीमान आप। मंगल है उत्तरा फाल्गुनी का, और यहां का अधिपति लाभ में बैठा है। मंगल को सूर्य से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, पर वो व्यक्ति के लग्न में बैठे होने के कारण व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता देंगे, क्योंकि बुध है बदलने वाला और स्थितियां उसकी बदलती रहती हैं। हाँ, और चंद्रमा भी है, तो एक जैसी स्थितियां बनेंगी नहीं, क्योंकि उसके जस्ट सामने ही मीन राशि का निर्माण होता है। और राशि देखिए व्यक्ति की मेष की है, यानी कि एक बुध से प्रभावित, उस लग्न के बिल्कुल सामने गुरु की मीन राशि बनी, ये भी भटकाव वाली राशि है। मूलतः ये परिवर्तनशील राशि बनती है, क्योंकि छठे नंबर की राशि है, तो व्यक्ति लास्ट मोमेंट तक दुश्मनों से मोल लेता है झगड़ा, और चाहता नहीं है परंतु फिर भी हारना भी नहीं चाहता है। और जो बात उसने नहीं करी है उसको तो वो मानेगा नहीं, अगर गलती नहीं करी है और अगर कोई उसको कहेगा तो बिल्कुल उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि लग्न में मंगल, सूर्य का प्रभाव लग्न पे सत्यवादी है। सूर्य तो सत्यवादी होते हैं ना, और सूर्य तो बदलना भी नहीं चाहते। सूर्य तो धार्मिक और नैतिक तत्व का एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूती देने का काम करता है। और वो स्थिति, अभी लग्न पे ही हूं, अभी कहीं नहीं गया, सूर्य पे, उस सूर्य के नक्षत्र पे मंगल का प्रभाव, मंगल की स्थिति और गुरु का देखना, जो कि खुद कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं। व्यक्ति के लग्न को देख करके तीन बातें स्पष्टतया हैं। व्यक्ति राजनीति करने वाला है, रणनीतिज्ञ है, और फाइनल मोमेंट तक अपना काम करता रहता है, अपना काम करता रहे, गले में हाथ डाल करके सामने वाले से बात निकाल लेता है। यह मंगल का प्रभाव, झंडा ऊंचा रहे हमारा वाली स्थिति होगी यहां पे। कभी किसी के पीछे नहीं चलना चाहेगा, क्योंकि बुध है ना, वो राजकुमार है, उछल के गद्दी पे बैठना चाहता है। हाँ, मंगल है लग्न में, सेनापति है, सूर्य के नक्षत्र में है, तो सूर्य होते हैं राजा, तो राजसिक गुण, अपना काम पहले साधो, परिस्थितियों के हिसाब से बदलो, पर अपनी गलती ना मानो, क्योंकि सूर्य लाभ में बैठे हैं और शनि के साथ बैठे हैं। यहां पे संबंधों में वो कमजोरी लाएंगे व्यक्ति को। यहां पे अगर आप गौर करें तो अति विशिष्ट कारक भाव है। व्यक्ति का काम पैसे के कारण नहीं बिगड़ेगा, ये तो सर्वविदित है और आप लोग जानते भी हैं, पर क्या वो वास्तव में है? तो जब उसकी बात करते हैं तो व्यक्ति कभी कभी घोर निराशा में डूबेगा और कभी खूब आशा के सागर में गोते लगाएगा। जीवन में ऐसे कई बार ऐसे पक्ष आएंगे जहां व्यक्ति खुद को बहुत ज्यादा कमजोर पाएगा। हाँ, गुरु का प्रभाव है धार्मिक तत्व की वृद्धि का होना, लग्न में मंगल, बुध की राशि, बुध खुद जाकर के 12 में बैठे हैं, और किसके साथ? शुक्र के साथ। अब जरा गौर करिए, एक बात बताता हूं। सामान्यतया लग्न के अधिपति का संबंध द्वितीय भाव के अधिपति से, दशम भाव के अधिपति का संबंध धर्म भाव के अधिपति से। यह बहुत अच्छी बात है, पर व्यक्ति जितना धन कमाएगा उतना खर्च भी कर देगा, ले देकर के बैलेंस जीरो। इससे बचना होगा, क्योंकि धन का अधिपति व्यय में गया। व्यक्तित्व को जहां बुध कमजोर करेंगे, धर्म का अधिपति और कर्म के अधिपति का, कर्म और धर्म के अधिपति का एक साथ संयोग होना, व्यक्ति श्रेष्ठतर कर्मों को करता हुआ ही अपने जीवन का निर्वाह करे, ये ग्रह दर्शन चाहते हैं। आप कर रहे हैं? ये बात समझने वाली है। ग्रह यही इशारा कर रहा है, अगर उसके काम के हिसाब से अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से तकलीफें संभव है। और व्यक्तित्व को थोड़ा इकट्ठा करने का प्रयास करिए। वाचाल हैं आप, बोलने का काम कम करिए, कम बोला करिए। एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, जितनी आवश्यकता हो उतने ही बोलने की भागीदारी और हिस्सेदारी है आपकी। वाणी का क्षय करना वाणी के दोष को कमजोर मतलब मजबूत कर देता है। वाणी दोष न लगे, क्योंकि लग्न का अधिपति पहले ही विदेश जाकर के बैठा है। अपने जन्म स्थान से दूर जाइएगा तो लाभ ज्यादा होगा। अभी भी और कभी भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति मंगल लग्न में बैठे हैं। क्योंकि
धन भाव के अधिपति विदेश भाव में बैठे हैं, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति एकादशवें भाव के अधिपति दशम भाव के अधिपति से, ये 3 से 4 स्थितियां एक बार फिर से बता दूं। यहां के अधिपति शुक्र और यहां के अधिपति बुध, ये दोनों एक साथ विदेश भाव में बैठे। सूर्य विदेश भाव का अधिपति होकर के लाभ में बैठा, ये अच्छी बात है। अष्टम भाव जो कि विदेश भाव मृत्यु और मोक्ष का भाव होता है, यहां का अधिपति लग्न में बैठा, ये अच्छी बात है। व्यक्ति को बाहर जाना चाहिए, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी काम करिए। अगर हो सके तो कर्क राशि से दुकान खोल लीजिए, कर्क राशि के शहरों में चले जाइए, ये काम कर देगा। उसके बाद अब गौर करता हूं तो धन भाव का अधिपति विदेश भाव में, लग्नेश के साथ उसके संबंध बन जाने से ये कुंडली को मजबूती और धार्मिक कृत्य करने को इशारा में रख रही है। कर्म और धर्म के अधिपति धर्म कर्माधिपति और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। बुध का नक्षत्र शुक्र का है और वो शुक्र आपकी कुंडली का भाग्येश है, जहां से धर्म का विचार किया जाता है, जहां खुद सर्वाधिक धार्मिक ग्रह गुरु खुद विचार कर रहे हैं और बैठे हैं। व्यक्ति शुद्ध धार्मिक है और बेहतरीन युक्त से युक्त होकर के अपने ग्रामीण क्षेत्र में जहां आप रहते हो वहां पे नाम महामंत्र का जप करवाइए। अपने घर के लोगों के साथ बैठ करके नाम महामंत्र का जप करवाइए, 12 अक्षर मंत्रों का जप किया करिए। अब ये स्थिति बनती है। क्लियर है ये बात? ये लग्न था जिसपे मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी। व्यक्तित्व ठीक है पर छिटक रहा है। स्वास्थ्य भी कभी कभी कमजोर होगा, क्योंकि अष्टम भाव का अधिपति लग्न में जा रहा है और माता के साथ भी संबंधों को कमजोर करेगा। आपके माता के संबंध आपके बेटे के साथ कई बार कमजोर वाली होती है। माता का स्वास्थ्य कमजोर होगा क्योंकि वो केतु के साथ ग्रहण में है ना, कारक माता का, और लग्न का अधिपति जो है वो 12वें गया है, ये आपको कमजोर कर रहा है। यहां से पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है। अब द्वितीय भाव पे आ गया। द्वितीय भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र, वो 12वें गए पर वो बैठे हैं सूर्य की राशि में, इस वजह से कि द्वितीय भाव के अधिपति अगर क्रूर ग्रह की राशि में बैठे या पापक ग्रह से उनका संबंध हो जाए, लग्नेश के साथ संबंध है तो व्यक्ति के धन और कर्म को करने वाले बनाएंगे। व्यक्ति के स्वभावतः वो व्यक्ति को कार्मिक बनाएंगे। परंतु जरा गौर करिए तो यहां राहु बैठा है और शुक्र की राशि में बैठा है। स्वाति नक्षत्र अपने ही नक्षत्र का बैठा है और शुक्र जाकर के अपने ही नक्षत्र के हो रहे हैं। तो गौर करिए कि धन भाव बना कैसा। यह धन के खर्च करने का भी भाव होता है। धनागमन का भाव एकादशवां भाव होता है। तो धन खर्च कहां? पूरा का पूरा। आगमन की स्थिति कमजोर, क्योंकि लाभ का अधिपति अष्टम में बैठा ना, ग्रहण में भी है। तो लाभ प्राय जितना हुआ है, धन जितना आया है, वो प्राय मृत्यु को प्राप्त भी किया है, खर्च भी किया है। एक समय पे व्यक्ति ये सोचेगा मैंने किया क्या है, कुछ तो नहीं किया है। ऐसी स्थितियां भी व्यक्ति के दिमाग में आएंगी, क्योंकि चंद्रमा है। यहां से लेकर के चंद्रमा का विचार अगर करें, यहां से देख करके, तो लाभ जो बन रहा है वो रेगुलर एक सरीखा नहीं बन रहा है। वो आया है तो खत्म भी हुआ है, क्योंकि चंद्रमा का काम है घटना बढ़ना, तो वो अपना काम कर रहे हैं और ग्रहण में भी हैं। पर एक बात की, व्यक्ति की कुंडली को अगर धन भाव से और पैतृक संपत्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो अच्छी बन रही है। क्यों? वाणी थोड़ी कठोर, कमजोर और क्रूरतम बन रही है। व्यक्ति शुद्ध बोलने वाला होगा, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। व्यक्ति अपनी स्थिति को लेकर के समझने वाला है कि नहीं, मुझे जो भी बोलना है वो सत्य से युक्त होकर के बोलना है, क्योंकि लग्न में मंगल का और सूर्य का प्रभाव, लग्न पे गुरु का प्रभाव। व्यक्ति कटुवचन भाषी तो नहीं है, परंतु सामने वाले को ऐसी बात लग जाती है। लग्न के अधिपति के 12वें भाव में जाने का और द्वितीय भाव के अधिपति का 12वें भाव में जाने का एक प्रभाव यह होगा, गुरु के प्रभाव को लग्न में देखा जा रहा है। लग्न में सूर्य के नक्षत्र का बनने का, द्वितीय भाव, ये सबके प्रभाव के बारे में एक ही बात कहूंगा। व्यक्ति धन कमाएगा और कमाएगा एक स्थिति में आने के बाद, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का जन्म है। द्वितीय भाव में राहु शुक्र के नक्षत्र से संबंध अगर बना ले या खुद के नक्षत्र में बैठ जाए या शुक्र के साथ राहु का संबंध बन जाए, तो व्यक्ति को धन के लिए बेचैन नहीं होना चाहिए। अथाह धन का मालिक बनेगा व्यक्ति, क्योंकि शनि भी यहीं बैठे हैं, पर वो हो रहे हैं शत्रु के घर के, बैठे हैं समराशि के 1 2 3। वो जिस राशि में बैठे उस राशि के अधिपति के साथ उनकी मित्रता जा रही है, वो ठीक हो रहे हैं। अब स्थागत अगर देखता हूं तो शनि की स्थिति है 15 अंश 15 कला। इस आधार पर पुष्य नक्षत्र तो उनका ठीक है, खुद के नक्षत्र में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बेहतर बन रहे हैं, मतलब लाभ का परिणाम देने वाले स्थितियों में जा रहे हैं। यानी कि अगर गौर करें तो ये भाव, यहां का भाव, यहां का भाव, ये भाव और यहां
सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। बाहर के सारे घर, सब सारे ग्रह दक्षिणावर्ती बैठे हैं, सब दक्षिण की तरफ, सारे के सारे। तो ये स्थिति व्यक्ति की कुंडली को एक अलग तरीके से प्रदर्शित करने वाली बना रही है। और व्यक्ति को धन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, न ही व्यक्ति को धन के लिए कभी भी चिंतित होना चाहिए। क्लियर है? तृतीय भाव के अधिपति मंगल लग्न में बैठे हैं। छोटे भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहने की संभावना, और व्यक्ति मेहनत भी करेगा। मेहनत का फल कमजोर मिल सकता है, या कई बार व्यक्ति अपने आप पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा, क्योंकि लग्न का अधिपति 12 में है, इस वजह से। पर एक बात और बहुत अच्छे तरीके से बता दूं तो सूर्य के जस्ट आगे बुध और शुक्र बैठे हैं, ये अधियोग होता है, बेशी योग होता है, ये अच्छी बात है। और एक बात और है, जो कि दशम भाव के अधिपति और धर्म भाव के अधिपति ये एक साथ जा रहे हैं। भाग्य भाव के अधिपति का संबंध गुरु शुक्र बनते हैं, और सुख भाव के अधिपति गुरु बनते हैं। जरा गौर करिए तो इन दोनों का संबंध बन रहा है। कैसे? क्योंकि शुक्र की राशि में गुरु बैठे हैं और सुख भाव के अधिपति गुरु ही होते हैं, यानी कि इनका संबंध बना कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु किसकी राशि में बैठे हैं? शुक्र की राशि में। तो ये जो स्थिति कि सुख का अधिपति धन में, भाग्य में आए, तो ये स्थिति व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने वाली स्थितियों की तरफ ले जा रही है। व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिलेगा। व्यक्ति थोड़ा भी कर्म कर देगा तो उसके कर्म में ऐसी शक्ति जागृत हो जाएगी जो उसके सुख को दे सके। पराक्रम पे था मैं, मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। इनकी स्थिति देख लूं तो एक अंश के हैं, ये कमजोर, एक अंश, और ये सम संख्या, ये कमजोर होंगे, और निश्चित रूप से उसका प्रभाव कम होगा। इस वजह से व्यक्ति के माता के साथ संबंध कभी कभी कमजोर होंगे, क्योंकि उसकी चौथी दृष्टि जो है, भले ही मित्र की राशि को करना नहीं चाहता है उनके साथ संबंधों को खराब, पर हो जाता है कभी कभी, ये इसका प्रभाव होगा। माता का सुख भाग्य से युक्त है, माता का सुख मिलेगा और वो है भी, पर कहीं ना कहीं देखिए बुध भी यहां का अधिपति होकर के 12 में गया है, तो व्यक्ति के संबंध जो घर परिवार और कुटुंब के साथ है वो ना चाहते हुए भी कभी कभी बिगड़ से जाते हैं, ये बात बनती है। क्लियर है? ये चौथा भाव था। पांचवें भाव, यहां का अधिपति भाग्य में गया, ये ठीक होता है, जो सुख के अधिपति का भाग्य में जाना, और वो देखे तो वो किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव में नहीं है, मतलब वो भाव अपना अच्छा काम कर रहा है। पर हाँ, विदेश जाकर के अगर काम करें, बाहर जाकर के सेटल हों, अगर काम करना भी चाहते हो तो दूर चले जाएं, उसका लाभ होगा। सुख भाव पे मंगल की दृष्टि है, मित्र की राशि को देख रहा है, इस वजह से माता को रक्त से संबंधित समस्याएं बनती देखी जा रही हैं, और व्यक्ति को कई बार माता कटुवचन भाषी से कटुवचन बोलने वाली होती हैं। व्यक्ति की माता जो है उनके पौत्र के साथ संबंध कभी कभी कमजोर होंगे, ये बात देखने में बनती है। पंचम भाव के अधिपति शनि, ये जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं। यश, गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद। अब जरा गौर करिए तो जन्म कुंडली के पंचम और छठे भाव के अधिपति का संबंध कहां से हो रहा है? जन्म कुंडली के व्यय भाव के अधिपति के साथ। पंचम और छठे भाव के अधिपति सूर्य के साथ बैठे हैं। व्ययेश के साथ संबंध होने के कारण व्यक्ति को पत्नी के हिसाब से चलना होगा, और पत्नी सुंदर आएंगी परंतु फिर भी वो न्यायप्रिय और शुद्ध बोलने वाली आएंगी। उसकी बातें प्रायः लोगों को तिरछी और तीर की तरह लगेंगी। हाँ, ये पक्की बात है, शनि है ना। और प्रेम, पंचम और छठे भाव के अधिपति एकादशवें में बैठे हैं, सूर्य के साथ व्ययेश हैं। व्यय भाव का अधिपति आपकी कुंडली के पंचम भाव को देख रहा है, और छठे भाव के अधिपति, इन दोनों के साथ संबंध कमजोर होगा, और आपकी पत्नी कई बार किसी अन्य लोगों के लिए और कई बार बाहरी लोगों के लिए झगड़े का कारण बन जाती हैं। तो ये ना हो, इस वजह से इसका विचार करना है। प्रेम बना रहे, क्योंकि प्रेम भाव का अधिपति प्रेम को देख तो रहा है, पर वहां पे उसकी गौण राशि बन रही है। अपने भाव से 7वें जाकर के व्ययेश के साथ संबंध बन जाने से प्रेम संबंधों में कभी कभी कटुता आएगी, और व्यक्ति ना चाहते हुए भी कभी कभी सबसे वैर कर बैठता है, और ऐसा कभी कभी लगता है कि जैसे किसी ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। व्यक्ति प्रेम का भूखा अपने आप को महसूस करता है, और व्यक्ति कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए किसी ने कुछ किया कहाँ है, क्योंकि बुध है, यह व्यक्ति को कृतघ्न बना देता है। सामने वाला बुद्ध से प्रेरित हो तो उस पर भरोसा थोड़ा कम कर लो, क्योंकि वो चपल है, चतुर है, चोर है, चंचल है, अपनी बात किसी को बताएगा नहीं और सामने वाले से सब चीज उगलवाना चाहता है। हाँ, और शनि तो वैसे भी प्रैक्टिकल ज्ञान देने वाले ग्रह होते हैं। वो बैठे हैं चंद्रमा की राशि में, सम राशि के हैं, आधा फल करेंगे।
सूर्य भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं बैठा है, वो कमजोर होकर बैठा है। सूर्य की स्थिति देखिए तो वो सूर्य बैठे हैं 29 अंश 50 कला, आश्लेषा नक्षत्र, लग्नेश के नक्षत्र को धारण करने के कारण और अवस्थागत बाल होने के कारण कमजोर। अब जरा गौर करिए, पर डिग्री उनकी ठीक होती तो ये लाभ और ज्यादा दे सकते थे, क्योंकि वो बैठे हैं अपने शत्रु के साथ और व्यय के अधिपति होते हैं इस कुंडली में, वो बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं होंगे, कमजोर साबित होते हैं। अति मित्र के बैठे हैं, क्योंकि जिस नक्षत्र जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति के साथ उनकी मित्रता जा रही है, और सूर्य और चंद्रमा होते हैं मित्र। चंद्रमा सूर्य को मित्र मानता है, तो अपने घर में बिठाया और खुद 3 घर के पीछे ही बैठ गया। मतलब सूर्य यहां पे बलवान अगर होते डिग्री से तो और ज्यादा ये परिणाम दे देते, पर अपनी दशाओं में व्यक्ति को लाभ दिए बिना नहीं जाएंगे। क्लियर है? चंद्रमा की दशा भी व्यक्ति को रोग से युक्त रखेगी, रक्त से संबंधित समस्याएं देने वाली होंगी, ये पक्की बात है। माता के साथ दुर्विकार पैदा होता है और माता को स्वास्थ्य में कमजोर करेगा, क्योंकि अष्टम के साथ उसका संबंध बन रहा है। कारक यहां का अष्टम में गया। यहां का अधिपति जो सबके साथ प्रेम का होता है, यश का, गौरव का, सामाजिक प्रतिष्ठा का, प्रेम का, पिता के साथ लाड क्या, ये सारे संबंध व्यय में जा रहे हैं, क्योंकि व्यय के साथ उनका मैचिंग हो रहा है। और जरा गौर करिए तो कौन सा इसका शत्रु प्रबल होता है। अब यह भी तो देखना होगा कि ग्रह बैठा किसके साथ है, तो अति शत्रु हैं वो दोनों, तो लाभ के जीवन को कमजोर करने के लिए ये बातें देखी जा रही हैं। क्लियर है? पंचम भाव के अधिपति का 12वें के साथ जाना ठीक नहीं होता है। किसी भी भाव के अधिपति का संबंध 12वें के साथ जाना ठीक नहीं होता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति का कहीं भी देखना ठीक नहीं होता है। अष्टमेश मंगल लग्न में बैठे, चतुर्थ को देखे, 7वें यहां भी देखेंगे, पत्नी को कटुवचन भाषी लाएंगे, कठोर लाएंगे, उसका मन चंचल रहेगा, अस्थिर रहेगी, स्वास्थ्य अस्थिर रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा, और उसके कारण प्रायः घर में कलह भी होता रहता है। अगर ये ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि यहां भी देखिए तो शुक्र यहां के अधिपति होकर के जाकर के पंचम में बैठे, ये ठीक नहीं है। शुक्र सप्तम भाव के अधिपति होकर के पंचम में, यहां पे केतु जैसा ग्रह और यहां का अधिपति चंद्रमा पीछे जा रहा है, ये ठीक नहीं होता है दाम्पत्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि सुख का अधिपति पीछे गया, यहां का अधिपति बुध अष्टम में जा रहा है और शनि के साथ जा रहा है, यानी कि त्रिकोणात्मक जो संबंध बना सुख का वैवाह के बाद, तो यहां का अधिपति व्यय में कमजोर, यहां का अधिपति जहां ये ग्रह बैठा है उसका अधिपति अपने भाव से षडाष्टक में और शनि के साथ, और वो शनि कहां के अधिपति, पापी भाव, जहां गुरु अकेले बैठ करके इस भाव को कमजोर कर रहे हैं। तो चतुर्ग्रही चारों तरफ से भी यह संबंध ठीक नहीं बन रहा है। अपने साथ पत्नी को बेहतर करने का प्रयास करिए। आप धार्मिक हैं, उनको धर्म से युक्त बनाइए और धार्मिक गतिविधियों में उनको शामिल करिए। क्लियर है? यहां तक बात हो चुकी। 7वें भाव पे आता हूं, यहां बन रही है मीन की राशि, भटकाव वाली राशि बनती है, यहां का अधिपति गुरु जाकर के भाग्य में बैठे हैं, तो सप्तम भाव के अधिपति का भाग्य में जाना ये ठीक है। विवाह के बाद स्थितियां अनुकूल होती हैं और विवाह के बाद लाभ भी मिला है, परंतु जरा गौर करिए वो भाव अकेला, वहां का कारक है वो ग्रह, यहां का अधिपति 12वें बैठा और सूर्य की राशि में बैठा, जिस नक्षत्र में बैठा है वो अपने नक्षत्र में बैठा है। व्यक्ति धर्म का पालन करे, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ करके काम करे, किसी चैरिटी आदि में दान किया करे, एक निश्चित दिन और एक निश्चित तिथि या एक निश्चित तारीख को पंडितों को दान किया करे, धार्मिक क्रियाओं से युक्त होकर के अपने जीवन का पथ आगे बढ़ाए, अपने पूर्वजों का आदर करे, अमावस्या के दिन पूर्वजों को तर्पण किया करे, उनके नाम पर तिल दान किया करे, अमावस्या के दिन की तिथि को मनाया करे, उस दिन की स्थिति को मजबूत किया करे, तो यह बात अच्छी बनती है। सप्तम भाव के अधिपति का 12वें में जाने का मतलब होता है कमजोर होना। सप्तम भाव के कारक का 12वें में जाकर के कमजोर होना। सप्तम भाव के अधिपति पे पापक ग्रहों का प्रभाव कमजोर होना। सप्तम भाव के अधिपति से गुरु का संबंध अगर षडाष्टक का बन जाए तो कमजोर होना। पर जरा गौर करिए, सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र लग्नेश के साथ बैठे हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, कमजोर नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि 12वें जाकर के शुक्र फिर भी अच्छा फल करेंगे। संबंध तो लग्न के साथ ही बन रहा है ना, संबंध तो लगने के साथ बना। और जरा गौर करिए तो सप्तम भाव के अधिपति जहां बैठे हैं वहां से गुरु केंद्र में आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो ठीक है, दाम्पत्य आपके हिसाब से ठीक चल रहा है।
या फिर अगर डेली बेसिस का इनकम हो जाए, व्यक्ति के समाज में लोगों से लाभ की स्थिति हो जाए, सामाजिक प्रतिष्ठा की बात हो जाए, प्रत्येक दिन के आय और व्यय की स्थिति को देख लें तो गुरु उसको संभालेंगे। उसमें एक न एक समय पे अनुकूलता ही होनी है। तो यहां पे भी मैं जो ये बात बार बार बोल रहा हूं कि दांपत्य दांपत्य रट मैंने लगा रखी है, उसमें को लेकर के भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर है? सप्तम भाव के अधिपति भाग्य में बैठे हैं, वो बेहतर है। तो हां, पर एक बात तो है, वहां शुभ ग्रह की राशि बनी है, ये भी ठीक है। अधिपति यहां का तीसरे गया है पर अकेला बैठा है, इस वजह से धर्म के भाव को वो कमजोर करता है और कभी कभी व्यक्ति उस पर तार्किक हो जाता है, तर्क विद्या में माहिर हो जाता है, गूढ़ रहस्यमयी विद्याओं में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। क्यों करेगा? क्योंकि केतु के साथ चंद्रमा यहां पे व्यक्ति को अष्टम भाव में व्यक्ति को कष्ट देते हैं। गुदा द्वार पे कष्ट, अपच की समस्या, एसिडिटी की समस्या, चंद्रमा है शैतल्य रोग देगा। जल में जाने से बचें, बाहर जाना हो तो बारिश के मौसम में ना निकलें, सिंह वाले जानवरों से बच के रहें, किसी पे भरोसा करने से पहले 10 बार विचार कर लीजिए, किसी को बोलने से पहले 25 बार सोच लीजिए। ये सब चंद्रमा इशारा करा रहे हैं। ग्रह इशारा क्या कर रहा है उसको तो समझ लो भाई। तो बस यही बात है। अगर चतुर्थ भाव में, अगर मूलतः इनकी राशि कहां की है? चंद्रमा की, यहां की। चतुर्थ का अधिपति अष्टम में जा रहा है, मतलब वो कमजोर हुआ ना, कमजोर तो हुआ। सप्तम का अधिपति अष्टम में जा रहा है, भाव से प्रभावित नहीं होता। और वो ग्रह अगर कोई और होता, कारक शुक्र यहां के कारक होते हैं, यहां के अधिपति तृतीय एकादशवें के संबंध में है, मतलब दांपत्य का लाभ है, क्योंकि शुभ ग्रह और शुभ ग्रह की राशि में, और किसी भी प्रकार के पाप ग्रहों का कोई प्रभाव भी नहीं है। तो ये अच्छी स्थिति है। अष्टम भाव, यहां का अधिपति मंगल लग्न में बैठा, रोग देगा, रक्त से संबंधित समस्याएं होने वाली हो सकती है। मंगल की दशा में व्यक्ति को कष्ट होगा। मंगल की दशा जब भी आएगी तो व्यक्ति को परेशान करेगी। मंगल की दशा, शुक्र की दशा, गुरु की दशा के, गुरु की दशा का अंत अच्छा होगा, शुक्र की दशा का अंत अच्छा होगा, मंगल की दशा का आरंभ अच्छा होगा। हां, अब आता हूं नवम भाव पे। यहां चंद्रमा केतु का ग्रहण है। अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और घर के जितने कुटुंब हैं सबके स्वास्थ्य का ख्याल आपके ऊपर जाता है। सबको साथ लेकर के चलने की स्थिति यहां से बनती है, क्योंकि यह है परिवार के साथ बिताए गए पल का भाव। यहां का अधिपति सुख में है, शुभ ग्रह की राशि में है, यहां का कारक अष्टम में जा रहा है, राहु केतु के प्रभाव में आ रहा है, तो उन पे ग्रहण ना लगे और जितना ज्यादा हो सके त्याग की भावना रख लेनी चाहिए। भाग्य का अधिपति 12, यहां से यात्राओं का भी विचार किया जाता है, ये ठीक है। गुरु आपको विदेश जाने का, बाहर के साथ संबंध बनाने का, पर जरा गौर करिएगा, जन्म कुंडली में शुक्र की राशि बन रही है और शुभ ग्रह बन रहा है। बहुत ज्यादा दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर के निकट से करीब 100, 200, 500, 700 देश में ही रहना है। विदेश जाने की बात मैं नहीं कर रहा, देश में ही रह करके कोई काम कर लीजिए, युक्त होइए और कोई सॉफ्ट जो स्किल होती है उससे संबंधित काम कर सकते हैं। आप बिजली से संबंधित कारोबार भी कर सकते हैं, ये बात भी बनती है। भाग्य भाव में गुरु अकेले बैठे, ये चर्चा कर चुका हूं, अब बार बार उसी चीज को नहीं बताऊंगा। 10वें भाव के अधिपति बुध बनते हैं। दशम भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति बुध होकर के बाहर गए हैं। ये इशारा ये करते हैं कि व्यक्ति जन्म से स्थान से दूर जाए और व्यक्ति रोज कुछ ना कुछ कमाए तो ज्यादा बेटर है। व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए जो रोज कुछ कुछ कमा ले, ये बात बनती है। दशम भाव पे जरा गौर करिए तो यहां पे स्थिति बन रही है राहु की, यानी कि 7, 8 और 9, राहु की दृष्टि यहां पे है। बहुमुखी, कोई भी काम उठा लो भाई, क्या दिक्कत है, कोई भी काम कर लीजिए, राहु है वो तो करा ही देगा। और वैसे भी वो बुध की राशि को देख रहा है, अपनी राशि का, अपने नक्षत्र का बैठा है। आपने यहां पे बात पूछी थी कि राहु यहां बैठा, ये ठीक हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। वाणी को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए बस, क्योंकि वो पापग्रह है, उसका एक सिस्टम प्रभाव में रहेगा, पर वो शुक्र की राशि में बैठा है। धन आगमन और नियंत्रण पे थोड़ा खर्च करने से स्थितियों को देखें, संभालें। दूसरों के पीछे इमोशनल होकर के आप बहुत ज्यादा धन अपना खर्च कर देते हैं। कोई व्यक्ति मुंह बना करके खड़ा होगा, आप तुरंत उसको दे देंगे, तो गौर करिएगा, यह स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऋण भाव का अधिपति सूर्य के साथ बैठा है। आप अगर किसी को भी पैसे देंगे तो वो नुकसान में चला जाएगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही कमजोर हो रहा है। लग्न के अधिपति कमजोर है ना, और धन व्यय में चला जाता है इस वजह से। तो कभी भी किसी को पैसे देने से पहले 1000 बार विचार कर लीजिए। क्लियर है? एकादशवें भाव के अधिपति चंद्रमा, एकादशवें भाव के अधिपति का अष्टम में जाना उच्चाभिलाषी है। चंद्रमा की स्थिति को अश्विनी नक्षत्र में और केतु बैठा है कहां? यहीं पे, केतु के साथ। तो यानी कि ये भाव मजबूत हो रहा है। व्यक्ति हर बार मृत्यु को प्राप्त करने वाले कष्ट में जाएगा पर जीत के आ जाएगा। चोट भी लगेगी इसे,
घाव भी होगा, फोड़ा भी होंगे, फुंसियाँ भी होती हैं, रक्त से संबंधित समस्याएं भी होती हैं, गिरता पड़ता रहता है, एक्सीडेंट वगैरह भी सामान्य होती हैं। गहरे पानी में जाने से बच जाइए। लाभ का अधिपति अष्टम में जा रहा है, यह व्यक्ति के जीवन को, और यहाँ का कारक गुरु अकेला बैठा है और वहां पे सूर्य और शनि बैठे हैं, व्ययस खुद आ रहा है, तो थोड़ा कमजोर हो रहा है वो भाव, क्योंकि सूर्य भी बहुत अच्छे खुश नहीं है, वो आधा है। शनि भी जो है वो शत्रु के साथ बैठा है, तो कमजोर हो रहा है, ये बात बनती है। 12वें भाव की चर्चा के बारे में अगर तौर पे करूं तो वहां पे लग्नेश खुद बैठ करके उस भाव को मजबूत करने का काम भी कर रहे हैं। तो ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने कुटुंबजनों से संबंध अच्छा करे, अपने व्यक्तित्व को इकट्ठा करे, वाचाल न बने, स्थितियों को समझने का काम करे। आपकी कुंडली में सबसे अच्छी जो स्थिति है वो 5 क्या है बता देता हूं। सबसे पहली बात, लग्नेश और धनेश का एक साथ जाना, चाहे किसी भी भाव में हो, ये ठीक है। सूर्य के आगे बुध और शुक्र का बनना, ये प्रतापी, यशस्वी, गुणधर्मी, भोगने वाला, श्रेष्ठ कर्म करने वाला, सांसारिक सुविधाओं से युक्त, ये चीजें बनाती हैं और सब प्रकार से व्यक्ति की कुंडली को ये मजबूती दे रहे हैं। उसके बाद सुख भाव के अधिपति का भाग्य में जाना और शुभ ग्रह की राशि में जाना, ये तीसरी सबसे अच्छी बात है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति का पंचम भाव को देखना, पर वो अपने प्रभाव को थोड़ा कमजोर कर रहे हैं क्योंकि व्ययस के साथ बैठे हैं, पर फिर भी ये ठीक होगा। हाँ, पर मूलतया अगर हम उस भाव का परिणाम अगर जानने को चलते हैं तो वो कमजोर हो रहा है, क्योंकि वहां से यहां ये जो ग्रह बैठे हैं सारे, वहां का अधिपति अष्टम में जा रहा है, इस वजह से वो कमजोर हो रहा है। लाभ भाव में चंद्रमा जो होते हैं वो अनएस्टेब्लिशमेंट देते हैं, दशम भाव में चंद्रमा का प्रभाव होता है तो भी अनस्टेब्लिशमेंट देते हैं। वहां भी व्यक्ति एक सरीखा काम नहीं करता है, कई तरीके का काम बदलता है। दिमाग स्थिर करके अगर कोई काम कर दे तो बहुत बेहतर चलेगा, पर भटकाव जारी नहीं होनी चाहिए। अब नौमांस पे आता हूं। सूर्य बनते हैं जन्म कुंडली के प्रेम भाव के अधिपति, देखिए बाहर गए हैं, यहां भी प्रेम का अधिपति व्ययस के साथ बैठा है। यह बात मजबूत हो रही है। अपने यश को, गौरव को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को, इच्छा की पूर्ति को, मेहनत के द्वारा और मेहनत के बाद किए गए फल को मिलने में भी तकलीफ होती है और व्यक्ति संपूर्ण प्राप्त नहीं कर पाता है, संपूर्ण नहीं प्राप्त करता है, उसको कहीं ना कहीं खलिश रहती है, मुझे नहीं मिला, हाँ मुझे नहीं मिला, जितना चाहिए था मुझे कहां मिला है, मैंने मेहनत ज्यादा किया है, मिला मुझे कम है, ये डर उसको सताता है। ये क्लियर है बात। उसके बाद चंद्रमा सुख के अधिपति व्यय में गए, इस राशि से उसको कोई लाभ नहीं, ये कमजोर। मंगल जन्म कुंडली में बनते हैं अष्टम भाव के अधिपति और जाकर के बैठे हैं कहां, जन्म कुंडली में दशम भाव में और राहु के साथ, यानी कि अष्टम भाव का अधिपति राहु से युक्त है। और गौर करिए तो लग्न कुंडली में भी राहु का प्रभाव यहां पे है। काम करिए, कर लीजिए काम, क्योंकि मूलतः यहां भी तो केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव यहां भी तो मंगल की राशि पे पड़ रहा है और यहां भी तो वो मंगल उच्च के होकर के बैठे हैं। अष्टम भाव का अधिपति उच्च का है। व्यक्ति परिस्थितियों से जूझ करके आगे निकलेगा और जीतेगा जरूर। माता के साथ संबंधों को कमजोर करेगा वो निश्चित रूप से, क्योंकि अष्टमेश देख रहा है, वहां पे शनि और बुध बैठे हैं, ये खराब होता है, ठीक नहीं होता है, इस वजह से ये बात बनती है। बुध की बात अगर करूं तो आपकी कुंडली के लिए पराक्रम का अधिपति अष्टम में बैठा पापी घर के साथ युक्त हो रहा है। गुरु एकादशवें भाव में अकेले बैठे हैं, कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से बुध की स्थिति कमजोर। गुरु एकादशवें भाव में बैठे हैं, जन्म कुंडली में होते हैं वो भाग्य के अधिपति, पापी भाव में बैठे हैं, अकेले यहां भी बैठ करके कमजोर कर रहे हैं, यहां अकेले बैठ करके यहां भी कमजोर कर रहे हैं। क्यों कमजोर कर रहे हैं? क्योंकि व्ययस के नक्षत्र में है, सीधी सी बात है। मित्र है तो क्या हुआ, नक्षत्र तो 12वें भाव के अधिपति का लिया है और वो नक्षत्र का अधिपति सूर्य खुद को कैसे कमजोर कर रहा है, क्योंकि उसकी स्थिति शनि के साथ जा रही है जो कि ऋण भाव का अधिपति है, जो इस भाव का पूरक है, और पंचमेश के साथ उसकी स्थिति, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के परिणामों को कमजोरी से और कमतरी से देने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति को हर बार लगेगा मैंने मेहनत ज्यादा किया है, मुझे मिला कम है। क्लियर है? ये गुरु शुक्र अगर देखता हूं तो जन्म कुंडली में बनते हैं सप्तम के अधिपति, अष्टम में बैठे हैं। पत्नी के स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य, विवाह के बाद की स्थितियां स्वास्थ्य को कमजोर करने वाली होती हैं और लगातार कहीं ना कहीं दवाइयों पे पैसे भी खर्च होते रहेंगे, ये बात भी बनती है। शुक्र की स्थिति, शुक्र यहां नहीं बैठे, शुक्र सप्तम भाव के अधिपति होकर के जाकर के बैठे पंचम में, ये ठीक नहीं था। यहां मैंने उस समय भी बात कही थी कि सप्तम का अधिपति का पंचम में जाना कई बार कमजोर करता है। दाम्पत्य में प्रेम आपके लिए और आपको ठीक करता है, पर वस्तुतः घर परिवार के लोगों को वो नहीं रास आता है, ये बात भी बनती है। अगर ये ना हो तो ठीक है, पर ये ऐसी बात हो सकती है, तो इसको जरा बैलेंस करना होगा। क्लियर है? शुक्र के बाद शनि जन्म कुंडली में बनते हैं दशम और एकादशवें के अधिपति, यहां भी अष्टम में जा रहे हैं और अपने शत्रु की राशि में,
लाभ का अधिपति अष्टम में और यहां का अधिपति लग्न में, यहां भी कमजोर, यहां भी कमजोर। मांसपेशियों का ख्याल, रक्त की समस्याओं का बनना। क्लियर है? ये शनि थे। राहु केतु यहां बैठे हैं, ये माता पिता और घर के संबंधियों के साथ कभी कभी कमजोरी देते हैं और व्यक्ति को यह इशारा कर रहा है ग्रह कि नहीं, आगे बढ़ो, रिस्क लो और फल प्राप्त करो। ये बात बनती है। अब आपकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, जो कि आपकी कुंडली के लिए होते हैं अष्टम भाव के अधिपति, और मूलतः वो पराक्रमेश होते हैं। अभी भाव अच्छा नहीं, ग्रह एक्टिव कौन है? यहां का अधिपति और यहां का अधिपति। इसमें जरा गौर करिए तो वो मंगल उच्च का है पर राहु के साथ आ रहा है और वो बनता है अष्टम का अधिपति। यहां भी वो अष्टमेशी होता है, इस वजह से ये ठीक नहीं है। अभी वक्त थोड़ा बुरा चलेगा और वो पापक ग्रह भी बनता है, लग्न में बैठ करके आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाने का कारण बन रहा है। लग्न को ही कमजोर कर रहा है, वो माता के सुख को कमजोर करेगा दाम्पत्य में, और दाम्पत्य के कारण घर परिवार में कलह की स्थितियां पैदा कर सकता है। आठवीं दृष्टि से चंद्रमा और केतु का प्रभाव है, व्यक्ति को निश्चित रूप से रोग से युक्त रखने का प्रभाव वो कर रहा है। अब मंगल में सूर्य चले, मंगल और सूर्य का संबंध अगर देखता हूं तो तृतीय एकादशवें के हैं पर सूर्य भी ठीक नहीं बन रहे हैं, अति मित्र के हैं पर वो कमजोर होंगे क्योंकि शत्रु के साथ बैठे अपने आप को दुष्प्रभावित कर रहे हैं। पर दोनों ग्रहों का संबंध तृतीय एकादशवें का है और सूर्य यहां पे व्ययेश बनते हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से अभी थोड़ी सी स्थितियां बनेगी। 2021 के दूसरे महीने से मंगल में चंद्रमा आ जाएंगे, पर उन दोनों का संबंध भी षडाष्टक का बन रहा है। पर चंद्रमा और मंगल का संबंध अगर कहीं से दृष्टि का भी बन जाए तो ठीक हो जाता है। व्यक्ति अभी से स्थितियां थोड़ी बदलेंगी 2021 के दूसरे महीने पे, ये डेफिनेटली बात पक्की है क्योंकि मंगल चंद्रमा को देख रहे हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली के लाभेश हैं, मंगल बनता है अष्टम का अधिपति, उसकी तीसरी राशि पराक्रम में बन रही है। ये मूलतया तो लग्न का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, इस वजह से मंगल तो कमजोर करने का प्रयास करेगा पर चंद्रमा उसको शुद्ध और शांत भी करने वाली स्थितियों में ले जा रहे हैं। अगर गौर करता हूं तो आपकी कुंडली में उसके बाद राहु की दशा आएगी। लाजवर्त 2021 के 9वें महीने से जरूर धारण करिएगा और गणेश जी की पूजा, उनके मंत्रों का जप जरूर करना शुरू करिएगा। अगर आसपास कोई बजरंगबली का मंदिर हो तो जरूर पकड़ लीजिएगा। आपकी कुंडली में राशि मेष की बनती है तो ढैया और साढ़े साथी का कोई चक्कर नहीं है। अब उसके बाद आपकी कुंडली में यह स्थिति बनती है, दशमांश आपकी कुंडली का कमजोर बना है क्योंकि D10 चार्ट में यहां बुध की राशि बन रही है, वो अष्टम में जा रहा है। पंचम यहां पे अश्विनी नक्षत्र का अधिपति केतु आपकी कुंडली में बाहर जा रहे हैं शनि के साथ। बाहर निकलिए, अगर अभी तक घर में रहे हैं तो बाहर अभी से भी निकल सकते हैं। पंचम भाव का अधिपति शनि वो भी बाहर जा रहा है। D10 चार्ट में पंचम का अधिपति बाहर और केतु के साथ, नक्षत्र का अधिपति भी बाहर सूर्य की राशि के साथ। सरकार के साथ जुड़ करके अगर कोई काम आपने पूछा नहीं क्या करते हैं और क्या कुछ पूछा नहीं है आपने, पर स्थिति अच्छी है। राहु की दशा आपकी कुंडली के लिए अगर देखता हूं तो वो थोड़ी कठिनाई से युक्त बीतेगी क्योंकि वो धन लाने का काम तो करेगा पर खर्च की स्थिति भी रखेगा। ये विचारों का और स्वभावों का भाव होता है, मन में उठ रहे आवेगों का भाव होता है। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं लाभेश होकर के और उस पर मंगल का प्रभाव है। पापी ग्रह के अधिपति होकर के पापी भाव में बैठे हैं और पापी ग्रह से देखे भी जा रहे हैं, इस वजह से वो कमजोर हो रहे हैं। तो राहु की दशा के लिए लाजवर्त और जितनी ज्यादा हो सके ईश्वर की भक्ति। यात्रा करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि यात्रा का लाभ मिलेगा या नहीं। यात्रा करने से पहले नक्षत्र का ध्यान देना जरूरी है। अनुराधा हो, हस्त हो, अश्विनी हो या फिर गुरु का नक्षत्र। जो गुरु का नक्षत्र होता है, जैसे यहां पे आप अगर चाहें तो कृतिका नक्षत्र में मत निकलने का प्रयास करिएगा, पर गुरु का जो भी नक्षत्र होता है, या फिर अगर कभी भी गौर करें तो आप हमेशा ही जब भी यात्रा करना हो तो आपके लिए सोमवार का दिन सबसे बेहतर होगा। आपके यात्रा करने के लिए अगर कभी भी बाहर जाना हो, कोई भी काम करना हो तो शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला हो सकता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।